की भावनाओं को हाथों द्वारा कागज़ों पर उतारे। मन की भावनाओं को हाथों द्वारा कागज़ों पर उतारे, एक ऐसी चीज़ जिससे लगभग लोग भागे। जी हाँ, चित्रकारी नाम है उसका। जो कर गए वो विजेता कहलाए, जो डर गए वो पीछे रह जाए। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन में आप सबों का स्वागत है। हमारा राज्य झारखंड बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ के कलाकार आए दिन हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, नुक्कड़ नाटक हो या खेल हो, हर क्षेत्र में युवा कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम इन दो युवा कलाकारों से मिलेंगे। पहले हम इनकी कुछ कलाकृतियों को देखेंगे। आज का हमारा विषय है रंगों की दुनिया में युवा शक्ति। तो आइए मिलते हैं हमारे युवा कलाकारों से। कुमार अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार अनुभव। मिलते हैं निरुपमा समदार से। नमस्कार, मैं निरुपमा समद्दर। अब हम इनसे रूबरू होकर इनके बारे में कुछ जानते हैं। निरुपमा, आप हमें बताइए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जर्नी कैसा रहा? तो मेरा स्टार्टिंग हुआ था एलकेजी से। मैं बचपन से ही पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बचपन से ही घर में पेंटिंग करती थी, क्लासेस में भी पेंटिंग करती थी। तो टीचर ने भी नोटिस किया कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ और फिर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी। तो उसके बाद घर वालों ने देखा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे फिर क्लासेस ज्वाइन करवा दिया गया। एलकेजी से ही शायद मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी। उसके बाद जैसे 1-2 में गई तो मुझे मेरे टीचर मिले, विश्वनाथ सर। उन्होंने हमारा बहुत सारा चीज़ों में प्रैक्टिस करवाया, पेंटिंग में ही। उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमें भेजे और हम भी बहुत इंटरेस्ट के साथ जाते थे और वहाँ भी फिर जाके प्राइजेस मिलने लगे। और जैसे जैसे प्राइजेस मिलने लगे तो बहुत अच्छा लगने लगा और एक नशा जैसा बन गया कि हाँ, हम और जाएं और प्राइजेस मिले। और घर वालों को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ, प्राइजेस जहाँ जा रही है प्राइज़ आ रहा है। तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके भेजते थे और बहुत इंटरेस्ट के साथ वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो उसके बाद मैं हर जगह जाने लगी, गली में, मतलब अपने कॉलोनी में कहीं पे भी होता था, छोटा से छोटा जगह मैं अटेंड करने लगी। तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट भी हुआ, मुझे पता चला कहाँ क्या बनाना पड़ता है। और ऑन द स्पॉट जो टॉपिक मिलता था उसे ऑन द स्पॉट हम सोचते थे और तुरंत बनाते थे। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस होता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और आगे क्लासेस बढ़े और मेरा और इम्प्रूवमेंट हुआ और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में गए, प्राइजेस मिले। 12 अभी जस्ट 12 कंप्लीट हुआ है, तो 12 तक हम पूरा पेंटिंग किए हैं और अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। अनुभव, आपका स्टार्टिंग करियर कैसा रहा? मेरी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं पहले ड्राइंग क्लास नहीं जाया करता था, लेकिन मैं घर में बहुत प्रैक्टिस किया करता था। मैंने क्लास 1 से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। स्कूल में मेरे टीचर मैंने मुझे बहुत साथ दिया, घर में मेरी माँ भी बहुत कहती थी ड्राइंग करने को। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गया। मैंने ऑयल पेस्टल से कदम रखा वाटर कलर में, वाटर कलर से मैंने कदम रखा एक्रेलिक में। धीरे धीरे फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। उस समय उस दौरान गूगल क्रोम नहीं हुआ करता था। आपको कुछ भी बनाना है तो आपको आपके वातावरण से देख के रूबरू हो के बनाना पड़ता था। तो जो आप देखेंगे वही बनाएंगे। तो पहले मैं वैसे ही पेंटिंग्स बनाया करता था। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो घर में चावल के बोरा मतलब आया करता था, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सा चित्र बना करता था, धान काटते हुए या फसल लगाते हुए। तो मैं वो देख के बनाता था और मुझे वो सब बनाने में बहुत मज़ा भी आता था।
फिर आगे धीरे धीरे मोबाइल की दुनिया आई, टेक्नोलॉजी आई, तो मैं अब गूगल क्रोम से भी कभी कभी आइडियाज़ लेके बनाता हूँ। कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल के में थोड़ा सा आ चुका हूँ, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है किसी का स्केच बनाने में भी। यही रही मेरी शुरुआती दौर। तो जैसा कि आपने देखा, इन लोगों ने बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने कला को आगे बढ़ाया है। निरुपमा, आपके स्रोत कौन रहे? तो मुझे बचपन से ही ऐसे ही मैं खुद से ही बनाती थी। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने अपने टीचर्स को देखा, मैंने मेरे आर्ट टीचर्स को देखा, सीनियर्स को देखा स्पेशली। तो वो बहुत जगह जाते थे, उनका पेंटिंग्स मैं जब देखती थी तो लगता था कि मैं भी ऐसा करूं। और उनका पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता था, वो बहुत अच्छे पेंटर्स भी थे। तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था। और मेरे सर एक बार में बहुत से पेंटिंग बना लेते थे। तो उनको भी देख के हमको लगता था कि हाँ, हम भी ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो उन्हें देख के मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी। तो सीनियर्स से भी मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने उनको देख के मोटिवेट अपने आप को किया। अनुभव, आपके स्रोत कौन रहे? मेरे स्रोत, जैसे कि निरुपमा ने बताया कि शुरुआती दौर में ही सर हमारे बहुत बड़े स्रोत थे, क्योंकि सर को देख के हम बहुत कुछ सीखे हैं। और मेरी ड्राइंग क्लास की मैम, उसके बाद फिर मैंने दूसरा ड्राइंग क्लास ज्वाइन किया तो वहाँ के सर में भी प्रवीण कर्मकर सर, प्रीति मैम और विश्वनाथ चक्रवर्ती सर। और जहाँ तक रोल है सीनियर्स का, तो सीनियर्स भी आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब तक आपका माहौल नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस माहौल में रह रहे हैं और कैसा बनाना है आपको। तो उनसे भी मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, आपने करियर और चित्रकारी के बीच में तालमेल कैसे बना के रखा? हाँ, करियर और चित्रकारी को तालमेल में रखना थोड़ा कठिन लगता है बहुत लोगों को, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि करियर को अगर आप साथ लेकर चलें तो आप अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेव एनर्जी में जाता हूँ पेंटिंग बनाने, तो सेव एनर्जी में आप जब जाएंगे तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाउ टू सेव एनर्जी, तभी आप चित्र बना सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे ना हो तो आप चित्र नहीं बना सकते हैं। तो करियर को साथ लेके चलना होता है। और जहाँ तक बात है करियर में, जब एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे कि अभी मैं 12th में हूँ तो अभी एग्ज़ाम्स आए हैं, बहुत से दोस्त ऐसे कहे हैं कि पेंटिंग छोड़ देता हूँ मैं, अभी बाद में कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत से ऐसे भी दोस्त हैं जो कि अभी ये देख रहे होंगे, तो वो बिना पढ़े ही कोई बड़ा बड़ा एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं। तो पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेता है, और पेंटिंग करने का जिसमें जुनून होता है वो 24 घंटे में से 2 घंटे अपने लिए निकाल सकता है। बहुत अच्छी बात कही। पेंटिंग करने वाला पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ सकता है। राइट, बहुत अच्छी बात कही अनुभव आपने। आपने अपने तालमेल को कैसे बना के रखा? हाँ, ये बहुत कोई को टफ लगता है। बहुत कोई बोलता भी है कि हाँ, पेंटिंग कर रहे, पूरा दिन पेंटिंग करते रहती हो तो पढ़ाई कब करती हो। बट ऐसा नहीं है, 24 घंटे होते हैं हमारे पास। और वैसा भी कुछ हम लोग जैसे 12th तक नहीं पढ़े हैं कि हमें पूरा दिन उसमें लगा देना पड़े और बीच में गैप ना हो। तो 24 घंटा में से अगर हम 2 घंटा निकाल भी लेते हैं पेंटिंग के लिए तो कुछ हमें हार्म नहीं हो जाता है। तो वैसे ही मेन इसमें होता है कि टाइम मैनेजमेंट, हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। जैसे हम सुबह से अगर पढ़ रहे हैं, बीच में अगर 2 घंटा पेंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद खा पी लेते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से हमें एक रूटीन क्रिएट करना पड़ता है कि हमें कब कौन सा चीज़ करना है। जैसे हम जब पढ़ रहे हैं तब हम उस पर ध्यान ना दें, या फिर जब हम पेंटिंग कर रहे हैं तब मेरे दिमाग में पढ़ाई ना हो। और पेंटिंग करने से ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस होता है, और उल्टा हम उससे सीखते हैं। जैसे हम कोई पेंटिंग बना रहे, जैसे अनुभव ने कहा सेव एनर्जी कर रहे, तो दिमाग में सेव एनर्जी। तो वही जो भी हम पेंटिंग बनाते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कुछ भी, जैसे सेव ट्रीज़, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सेव कैसे करेंगे ट्रीज़ को। उसको नहीं काटेंगे, किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो सेव कैसे करेंगे, उसे नहीं काटेंगे हम, और प्लांट्स लगाएंगे। तो इस हिसाब से हमें इस चीज़ को नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो पेंटिंग जो पढ़ाई करता है वही कर सकता है, जिसके दिमाग में नॉलेज है वही वो और अच्छी तरीके से बना सकता है पेंटिंग। तो मेन इसमें है टाइम मैनेजमेंट। आपने इसमें आगे क्या करियर सोच के रखा है? हाँ, तो मैंने जैसे मैं बचपन से ही पेंटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पेंटिंग को लेके कोई करियर बनाऊँ। लेकिन हाँ, पेंटिंग से हमको खुशी मिलता है, तो मैं पेंटिंग को साथ रखूँगी। अभी मैंने सोचा है कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगी
उसके बाद एमबीए। तो उसके साथ साथ मैं पेंटिंग को भी लेके चलूँगी, और आगे अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो मैं पेंटिंग को भी पेंटिंग से कुछ करना चाहूँगी। आपने आगे क्या करियर सोच के रखा है? मैंने करियर में सोच के रखा है आगे, तो अभी सबसे पहले 12th का रिज़ल्ट आएगा। 12th के रिज़ल्ट के बाद मैंने सोचा है कि मैं डिज़ाइनिंग सेक्टर में ही आगे बढ़ूँ। और जहाँ तक बात है करियर की, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पेंटिंग में करियर नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है। हर पेंटिंग करने वाला झोला उठा के रास्ते के किनारे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, क्या करते हो? पेंटिंग करते हो। अच्छा, वही हो क्या जो सड़क किनारे पेंट करते हो और पोस्टर वोस्टर लगाते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। तुम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो भी एक डिज़ाइनर डिज़ाइन किया है, तुम जो जूता पहन रहे हो वो भी डिज़ाइनर डिज़ाइन किया है। हर चीज़ एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, बिना डिज़ाइनर के इंजीनियर नहीं। तो मैं करियर डिज़ाइनिंग सेक्टर में बनाना चाहूँगा। अनुभव, आपने अभी तक इसमें कुछ अर्न किया है? हाँ, मैंने अर्न तो किया है, क्योंकि अर्न से सिर्फ यही लगता है कि पैसा कितना कमाया है। पैसा ही नहीं, मैंने नाम भी कमाया है, क्योंकि पेपर में जब मेरा नाम आता था तो मुझे भी खुशी मिलती थी, और उससे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब पड़ोसी आके कहते थे कि देखो इसका नाम आया है। और फिर इज़्ज़त तो मिलती थी स्कूल में बहुत, कि पेंटिंग करता है, प्राइजेस मिलते हैं। और जहाँ तक बात है पैसों की, तो अच्छे खासे मतलब कमा सकते हैं कोई भी इंसान एज एन आर्टिस्ट। जैसा अनुभव ने बताया कि पैसा ही नहीं, इज्जत भी कमाना एक बहुत बड़ा अर्निंग होता है। निरुपमा, आप बताइए, आपने क्या कैसे अर्न किया? हाँ, मैंने अर्न तो किया है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। जैसे कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स में कैश अवार्ड्स होते हैं, जैसे नेशनल में हम गए थे तो उसमें था फर्स्ट प्राइज़ 50,000 तो हमको मिला था। तो और भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स में किसी किसी में 7,000 है। उस हिसाब से मैंने अर्न किया है। और कुछ कुछ अर्न किए हैं ऑर्डर वर्क्स, छोटे मोटे ऑर्डर वर्क्स जो कि बेसिकली फ्री टाइम में बनाते थे, तो उससे कुछ कुछ अर्न। और जैसा उसने कहा इज्जत, वो तो है ही, इज्जत तो मिला ही है। और फेमस, जैसे स्कूल में हम लोग को अलग से जाना जाता था कि हाँ, हम लोग को बेसिकली सब पहचानता था कि हाँ इन लोग को स्टेज में देखे हैं, प्राइज़ लेते हुए देखे हैं, तो हम लोग का एक अलग टाइप का एक मज़ा आता था कि हाँ हम लोग को सब जान रहा है, स्कूल में हम लोग फेमस होते थे। तो बस वही पेपर में नाम आता था। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने अर्न किया है, तो दोस्तों आप भी छोटी छोटी कला से आप भी अर्न कर सकते हो और अपने पॉकेट खर्चे को निकाल सकते हैं। अनुभव, आपके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके बहुत सपोर्टिव रहे हैं। बहुत सपोर्टिव, जहाँ तक बात है सपोर्ट की, तो शुरुआती दौर में सपोर्ट तो उतना नहीं मिलता था घर से, लेकिन एक इंसान है जो सपोर्ट करती थी, वो मेरी माँ है। और फिर बाद में जब पापा को पता चला कि पेंटिंग में इतना इज्जत है कि नेता मंत्री भी आके प्राइज़ दे रहा है, तो लगा कि अरे वाह बेटा प्राइज़ जीत रहा है, चलो इसके पास। उसके बाद फिर घर में सब लोगों ने सपोर्ट किया, और विश्वनाथ सर जो मेरे आर्ट टीचर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। और मेरी माँ की बात मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि जब आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं और कंपटीशन से हार के आ रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास आपका दूसरा पर्सनल रूम नहीं है कि जहाँ पे आप हेडफोन लगा के गाना वाना बजा के आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। मेरी माँ मुझे बैठा के बोलती थी, आज जो बनाया है ना वो दोबारा बना के दिखाओ, और उसमें क्या गलती किया था वो फिर से बताओ। और वही 2 घंटा, और मुझे अभी भी याद है घड़ी लगा करता था, उस घड़ी में टाइम देखती थी और फिर बताती थी, ऐसा तो तुमने ही बनाया था वहाँ पे, यहाँ इतना अच्छा कैसे बना दिया। मुझे लगता था क्या बकवास कर रही यार मम्मी तुम। फिर अगले दिन मैं उसको लेके जाता था कॉम्पिटिशन्स में, तो इससे बहुत सुधार आता था और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो हाँ, मेन बता आपके रहे। सपोर्टिव रहे। मेन सपोर्टिव मेरे मम्मी पापा तो रहे ही हैं, और मौसा मौसी तो रहे ही हैं। सबसे ज़्यादा मेरे मौसा जी सपोर्टिव थे। मतलब वो शुरू से जब से हम पेंटिंग कर रहे हैं हर जगह वही लेके जाते थे। मीन्स उनको भी अच्छा लगता था, जब भी प्राइज़ मिलता था तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते थे। सब खुश होते थे, लेकिन वो तो हर जगह लेके जाते थे तो उनको और अच्छा लगता था कि हाँ मिल रहा है। और जब मिलता था ना उनको और मोटिवेशन मिलता था कि हाँ इसको लेके हर जगह जाएंगे, जहाँ चलो चलो, सुबह उठता थे पेपर देखते थे, हाँ यहाँ कंपटीशन है चलो, लेके एकदम चल जाते थे। मतलब कुछ भी हो वो बहुत सपोर्टिव रहे। और हमें मतलब हमको जो पढ़ाई मेरा चल रहा है वही पढ़ाते हैं। मेरे मम्मी पापा तो हैं ही, लेकिन मेन खर्चा वही उठाते हैं। तो मेरे मौसा जी बहुत सपोर्टिव रहे मेरे। जैसा कि इन लोगों ने कहा, एक के मौसा और एक की माँ ने, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक बाप बेटी का रिश्ता और माँ बेटे का रिश्ता कितना अनोखा होता है।
आप अनुभव कभी हताश हुए हैं? जहाँ तक बात है हताशा की, तो मेरी शुरुआत उसी से हुई थी क्योंकि क्योंकि मुझे शुरुआती दौर में प्राइजेस मिलते नहीं थे। तो जैसा कि मैंने बताया, सपोर्टिव मेरी माँ थी, तो वो मुझे लेके जाया करती थी। एक टाइम तो ऐसा भी आता था जब लोग कहते थे क्यों जाता है फालतू में टाइम वेस्ट करने, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए इंसान को कभी भी। करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब जो फर्स्ट आ रहा है ना, वो भी लास्ट आने लगेगा। जैसे कि निरुपमा पहले प्राइज़ जीतती थी, जब मैंने पेंटिंग क्लास ज्वाइन किया, मैंने बहुत मेहनत की, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि 2 साल तक मैंने निरुपमा को सटने भी दिया फर्स्ट पोजीशन पे और इसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो जो आपका आइडल है ना, आप उसके जगह पे भी जा सकते हैं। राइट। आप कभी हताश हुई हैं? हताशा की बात ऐसी है कि मैं ऐसे हताश तो कभी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग अपने दिल से बनाती थी और हमको पेंटिंग करके बहुत खुशी मिलता था। मतलब हम कभी अगर हमको अच्छा नहीं लगता था, मार्क्स कम आ जाते थे या घर पे डांट पड़ जाती थी, तब भी हम उठा के पेंटिंग करना शुरू कर देता था। तो उसमें हमको और अच्छा फील होता था कि हाँ चलो, कुछ दिमाग में जो भी आता था हम बनाते थे। तो ऐसे में हताशा कभी नहीं हुआ है कि मुझे लगा कि पेंटिंग छोड़ देंगे, अब पेंटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी, हाँ कभी कभी हताशा, जैसे कोई कॉम्पिटिशन्स में गए और प्राइज़ नहीं मिला, बहुत मेहनत किए, मेरे सब दोस्तों को प्राइज़ मिला और मुझे नहीं मिला, तो थोड़ा मुंह लटक जाता था, थोड़ा लगता था कि हाँ मुझे भी मिलना चाहिए था। पर ऐसा कभी डिमोटिवेट हम नहीं हुए हैं कि हम पेंटिंग छोड़ दें, तो कभी हताशा वैसा नहीं। अच्छा, आपका कोई ऐसा सपना, और या फिर ऐसा सपना जो आप मतलब चित्रकारी में बनाना चाहेंगी? हाँ, सपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपना नहीं है, लेकिन सोचे थे कि हाँ एक दिन बनाएंगे। जैसे हम बहुत ज़्यादा, हमको कहीं भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हमको रेनबो कलर बहुत अच्छा लगता है। वो 7 कलर्स मेरा हर पेंटिंग में थोड़ा बहुत रहता है, तो वो 7 कलर्स से हम एक यूनिक सा पेंटिंग बनाना चाहेंगे जो कि फेमस हो जाए। जैसे कि मोनालिसा का पेंटिंग है, सब जानता है उसको, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा पेंटिंग बनाएं जो कि मेरा ही क्रिएशन हो और बहुत यूनिक सा हो और लोग उसे जाने, वो 7 कलर्स से। अनुभव, आपका कोई ऐसा सपना? हाँ, मेरा एक सपना है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो जब भी मैं बोध गया से गुजरता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बुद्ध भगवान से मैं बहुत प्रेरित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गौतम बुद्ध की एक पेंटिंग बनाऊँ 10 बाई 10 में, बहुत बड़ा सा, और वो कलर में ना हो, वो चारकोल और पेंसिल शेडिंग में हो। यही मेरा एक छोटा सा सपना है। अनुभव, आपने चित्रकारी में कौन कौन से प्राइज़ जीते हैं? चित्रकारी में मैंने स्टेट लेवल, सिटी लेवल में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया बहुत से पुरस्कार जीते हैं। वो कम से कम 50 प्लस तो होंगे ही। और इंटरनेशनल में मैंने 6 जीता है। पहला पुरस्कार इंटरनेशनल में मुझे मिला था 6ठी कक्षा में, जिसका कोई थीम नहीं था, बस मुझे 22 पेंटिंग जमा कर देने थे। और उसके बाद पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट में थीम्स एक्चुअली होते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो रीसेंट अवार्ड है, 6th इंटरनेशनल अवार्ड, पिछले साल जो मुझे मिला था, उसका थीम था कोरोना वॉरियर्स। उसमें मैं टॉप 20 में आया था, तो इसलिए मुझे थीम भी याद है अभी तक। और नेशनल्स के जो थीम हुआ करते थे वो थे स्किल इंडिया, गली क्रिकेट। नेशनल में मुझे 3 अवार्ड्स मिले हैं। जहाँ तक बात है चित्रकारी की, तो इसमें तो मुझे बहुत से अवार्ड्स मिले ही हैं, साथ साथ में स्पीच, डिबेट, एक्सटेम्पर्स, हिंदी डिबेट, हिंदी स्पीच, इन सब में भी अवार्ड्स मिले हैं। और बहुत बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी मिले हैं, और भी एथलेटिक्स में अवार्ड मिले हैं, एक्स एनसीसी कैडेट भी रह चुका हूँ। तो मतलब अवार्ड्स हर क्षेत्र में ले चुका हूँ। तो जैसा कि अनुभव ने बताया कि इन्होंने हर क्षेत्र में अवार्ड लिया है, तो आप सिर्फ एक करियर को लेके या फिर एक कला को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप में अगर और भी कला है तो उसको भी आप आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। निरुपमा, आप बताइए, आपने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं? हाँ, मैंने भी बहुत से पुरस्कार जीते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल। तो पहले से तो था, बहुत से जीते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा बहुत अच्छा वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेरा प्राइज़ था, वो था नेशनल लेवल में, जो मुझे पहली बार मिला था वाटर बोर्ड की तरफ से। और वो कंपटीशन हुआ था, फाइनल्स हुआ था दिल्ली में, तो उसमें मुझे 50,000 मिले थे और वो मेरा फर्स्ट प्राइज़ था नेशनल में। और ऐसे में मैंने 3 बार नेशनल क्वालिफाई किया है, और इंटरनेशनल में मुझे 4 बार मिल चुका है। और पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें मुझे पहला मिला था फर्स्ट। उसमें मैंने सेव वाटर पे बनाया था, और उसके बाद बेसिकली बाकी सब में कोई वैसा थीम नहीं था, तो
अपने से कुछ कुछ बना के दिए थे। तो वही मेरा मेन जो प्राइज़ है वो यही है, नेशनल में जो हमको मिला था। और बाकी मुझे बहुत से चीज़ों में भी मिले हैं, जैसे मैं अभी एनसीसी कैडेट रही हूँ, और स्पोर्ट्स में भी मुझे मिले हैं, सिंगिंग में भी मिले हैं, और कभी कभी डांस भी कर लेती थी। तो कुछ कुछ ऐसे हर चीज़ में थोड़ा बहुत मुझे इन्वॉल्वमेंट था और मिला भी है। तो देखा दोस्तों, हमारे युवा कलाकार कितने मल्टी टैलेंटेड है। चित्रकारी तो इनका है ही, और साथ ही ये लोग अलग से नई कला में भी इन लोगों ने निपुणता हासिल की है। इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है दर्शकों को या फिर लोगों को, तो कैसे बढ़ सकते हैं? मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आज सोशल मीडिया आ चुका है। उसके साथ साथ आज बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं, घर बैठे भी करा रहे हैं, ऑनलाइन भी करा रहे हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं। और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए तो भी आजकल घर बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल वैसे कोई दिक्कतें नहीं हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों को कि तुम चाहे पेंटिंग कितने भी कर लो, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है क्लास 12 तक वो पूरी अच्छे से करो, क्योंकि एजुकेशन बहुत मैटर करता है लाइफ में। आपके विचार से? मेरे विचार से है कि अगर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे ज़रूरी आपका प्रैक्टिस, आपका इंटरेस्ट कितना है इस क्षेत्र में, क्योंकि इसमें आगे चल के आप कितना सोच सकते हैं। जैसे कि कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है तो उसको आगे चाहिए कि वो कितना केपेबल है सोचने में, उसके बाद कितना कैपेबिलिटी है कि वो सोच के कोई नया चीज़ बना सके, कुछ कुछ नया डिज़ाइंस बना। तो उसमें मेन होता है कि पर्सन का इंटरेस्ट और बाकी प्रैक्टिस। और अभी तो सोशल मीडिया आ गए हैं, बहुत से गूगल से भी आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत से कोर्सेज भी ऐसे हैं, तो आप इस सब में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेन 12th तक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपका कॉलर ट्यून सुना था, आपका कॉलर ट्यून बड़ा बढ़िया था। आपके कॉलर ट्यून में कुछ ऐसा था, आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो एक वीआईपी नंबर है। अच्छा, तो बताइए, ये आप चित्रकार भी पे अवार्ड जीतने के बाद वीआईपी का ट्रीटमेंट आया आप में? तो एक बार क्या हुआ था ना, इसके पीछे कहानी है कि मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था और मुझे बहुत बार ना पॉलिटिकल स्पीच में भी अवार्ड मिल चुके हैं। तो देश में जो अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिक्स अभी जो चल रहे हैं, जो मामले चल रहे हैं, उनमें भी मैं बढ़ चढ़ के मतलब हिस्से थोड़े रख लेता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ। तो एक बड़ा आदमी का बेटा मेरा मतलब मेरा दोस्त ही है, तो मैंने उसे कॉल किया तो वही सेम कॉलर ट्यून मैंने सुना, आपने जिस नंबर पर कॉल किया वो वीआईपी नंबर है। तो मैंने बोला ये क्या था भाई, मानता हूँ मैं तुम वीआईपी हो, बताने की क्या ज़रूरत है। तो बोला नहीं नहीं अभी धीरे धीरे बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो बन सकता है तो मैं भी बनूंगा ही, क्योंकि आपको एक ही जीवन मिला है। अगर आप कुछ चाहें बड़ा करने का तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कोई वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं नहीं, लेकिन अगर आप अपने कार्य को पूरा करें तो आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है बड़ा बनते, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन वो कॉलर ट्यून मैं उसी दिन हटाऊंगा जिस दिन सही में मेरा बैंक बैलेंस बड़ा हो जाएगा। अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी अंत पर आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ दर्शकों को दिखाएं बनाकर।
आप लोगों ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। धन्यवाद। आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन में आने के लिए। दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।